हेलो गाइस हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की वीडियोस बनाना शुरू की थी। लाइन वाइज लाइन वीडियो बना रहे थे। हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, इसेंशियल एलिमेंट, प्रपोजल, क्रॉस ऑफर, डिफरेंट ऑफर्स, काइंड ऑफ ऑफर, इन्विटेशन टू ट्रीट, बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। हमने एक्सेप्टेंस को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या करना है, आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना है। कॉन्ट्रैक्ट वाली प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पहले जाइए, फिर वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और वहाँ जाके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं और आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप LLB BLLB कर रहे हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प होगी। तो गाइस आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम कंसीडरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि कंसीडरेशन क्या होती है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो गाइस सबसे पहले मैं अपना जो टॉपिक है वो मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा कंसीडरेशन का। कंसीडरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात याद रखना। तो गाइस जब हमने सेक्शन 10 पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि इसेंशियल्स ऑफ वेल्थ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कंसीडरेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वेल्थ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को बेल्ट करना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसीडरेशन होनी ही चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बेल्ट बनेगा, बना नहीं बन सकता, हमने पढ़ा था। तो इसलिए कंसीडरेशन होना बड़ा जरूरी है। जो सेक्शन 25 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन 25 है, ये बोलता है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। ये बोलता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट बनता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच और उसमें कोई कंसीडरेशन नहीं है, वो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन बनाया जा रहा है, तो दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड मतलब जीरो एग्रीमेंट, मतलब नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़र में उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए कंसीडरेशन बहुत जरूरी है हर एक एग्रीमेंट में, तभी वो वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। इवन तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सेक्शन 25 में 3 एक्सेप्शन दे रखी हैं, इसी की 3 एक्सेप्शन दे रखी हैं, 3 अपवाद दे रखे हैं, जहां पे ये बोला गया है कि बिना कंसीडरेशन के भी आपका एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। 3 तरीकों में 3 अपवाद दिए हुए हैं वहां पे। पर जनरल रूल क्या है कि विदाउट कंसीडरेशन एग्रीमेंट इज वॉइड, नो कंसीडरेशन नो एग्रीमेंट, ये जनरल रूल है। वहीं जो सेक्शन 2D है वो जो है कंसीडरेशन को डिफाइन करता है कि कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग पहले मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बाद कि मीनिंग में क्या लिखोगे। तो सिंपली कंसीडरेशन को क्विड प्रो क्यू भी कहा जाता है। क्विड प्रो क्यू, ये वर्ड आपने पक्का याद करना है। इसे कंसीडरेशन को ये बोला जाता है क्विड प्रो क्यू। अगर मैं कंसीडरेशन की बात करूं, इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, अर्थात बदले में क्या मिल रहा है। समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या मिल रहा है। जैसे मान लो ए जो है वो बी को 400 रुपये में, ए बी को 400 रुपये में क्या दे रहा है, घड़ी दे रहा है। ए ने अपनी घड़ी बी को दे दी, बी ने 400 रुपया दे दिया, तो ए को घड़ी के बदले क्या मिला, 400 रुपया मिला। तो ए के लिए 400 रुपया कंसीडरेशन है और बी को 400 रुपया देकर उसके बदले में क्या मिला, घड़ी मिली, तो घड़ी जो है वो बी के लिए कंसीडरेशन है। तो कंसीडरेशन का सिंपली मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या मिल रहा है, यही कंसीडरेशन है। जो सेक्शन 2D है वो कंसीडरेशन को डिफाइन करता है। अगर 2D को आप पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा पता कि कंसीडरेशन भी, जैसे हमने प्रपोजल में पढ़ा था ना कि प्रपोजल का मतलब होता है टू डू, कुछ एक्ट करना, या अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कुछ नहीं करना, ये प्रपोजल होता है। अगर आपने प्रपोजल पर वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, आपको लिंक वीडियो मिल जाएगी। वैसे ही जो कंसीडरेशन ये भी पॉजिटिव में हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है। मतलब कोई बंदा कुछ करके आपको कंसीडरेशन दे सकता है या कुछ ना करके आपको कंसीडरेशन दे सकता है। तो सेक्शन 2D जो है जो कंसीडरेशन को डिफाइन करता है, 2D ये कंसीडरेशन को बोलता है 3 प्रकार की कंसीडरेशन बताता है। जो सेक्शन 2D है अगर उसकी आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो आपको लगेगा देखकर पता कि 3 प्रकार की कंसीडरेशन हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है पास्ट कंसीडरेशन, एक हो सकती है फ्यूचर कंसीडरेशन, एक हो सकती है प्रेजेंट कंसीडरेशन, एक हो सकती है प्रेजेंट कंसीडरेशन। ये 3 प्रकार की कंसीडरेशन हो सकती है। इस सेक्शन को पढ़ के लगता है, तो इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं और क्लियर करते हैं कंसीडरेशन क्या होती है। यहाँ लिखा गया है
व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर की इच्छा पे, प्रोमिसर की डिजायर पे। प्रोमिसर कौन होता है? जो बंदा प्रपोजल बनाता है, जो बंदा प्रपोजल बनाता है वो प्रोमिसर होता है, और जिसको प्रपोजल बनाया जाता है, जो एक्सेप्ट करता है, वो होता है प्रोमिसी। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रपोजल या प्रोमिसर, मतलब ऑफर बनाने वाली बंदे की इच्छा पे, डिजायर पे क्या होता है? द प्रोमिसी, मतलब जो एक्सेप्टेंस दे रहा है प्रपोजल की, प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन, या कोई और पर्सन उसके बिहाफ में, द प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, मतलब प्रोमिसर की इच्छा पे जो प्रोमिसी है वो कोई काम करता है, उसने कोई काम किया था, डन किया था, पास्ट कंसिडरेशन, या अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या करने से रुका था, कोई काम करने से रुका था पास्ट में, तो वो क्या है? वो कंसिडरेशन है। इसको पास्ट कंसिडरेशन बोलेंगे। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो पास्ट कंसिडरेशन का एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। ए जो है वो पानी में डूब रहा था, बी ने उसको बचा लिया डूबते डूबते। कब बचाया? 1 जनवरी को। 10 जनवरी को क्या हुआ? 10 जनवरी को ए ने बोला बी को कि तूने मुझे बचाया था, मैं तेरे को 10,000 रुपये देना चाहता हूं। तो जो बी 10,000, ए जब 10,000 रुपये देने की बात कर रहा है इनाम के तौर पे, ये पास्ट कंसीडरेशन है, क्योंकि पास्ट में एक एक्ट किया गया था उसके बेस पे दी जा रही है, तो ये पास्ट कंसीडरेशन है। वैसे ही जो प्रोमिसी है वो करता है कोई काम, डस और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या प्रेजेंट में नहीं करता है, तो वो भी कंसीडरेशन मानी जाएगी, इसको प्रेजेंट कंसीडरेशन माना जाएगा। यहां से पढ़ो, देन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब एट द डिजायर ऑफ द प्रपोजल, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डज, एनी अदर पर्सन डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। डज मतलब ये प्रेजेंट कंसीडरेशन है कि वो करता है या करने से रुक जाता है प्रेजेंट में, तो वो भी कंसीडरेशन है। जैसे मान लो कोई ए है, वो बी की दुकान पे जाता है, बी से बोलता है मेरे को चॉकलेट दो, बी बोलता 10 रुपये की चॉकलेट है, ए ने 10 रुपये दिए, बी ने चॉकलेट दे दी, इमीडिएटली प्रेजेंट में दे दी, तो ये प्रेजेंट कंसीडरेशन है, प्रेजेंट में काम हो रहा है, एक्ट भी प्रेजेंट में हो रहा है, दोनों एक्ट प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट कंसीडरेशन। वही अगर बात की जाए थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड में क्या लिखा है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोमा यहां पे आओ, प्रोमिस टू डू और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब प्रोमिसर की डिजायर पे, प्रोमिसर की इच्छा पे जो प्रोमिसी है या उसके बिहार में कोई एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन, उसके बिहार में कोई और भी, वो क्या करता है? वो प्रोमिस करता है कि वो फ्यूचर में कभी कोई काम करेगा या फ्यूचर में कोई काम नहीं करेगा उसके बोलने पे, तो वो क्या है? फ्यूचर कंसीडरेशन, वो भी कंसीडरेशन मानी जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है सच एक्ट, जो काम किए जाएंगे, या अब्सटीनेंस, या जो काम नहीं किए जाएंगे, बंदे बोल रहे हैं हम काम करेंगे, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, जो एक्ट और अब्सटीनेंस है उसको क्या बोला जाएगा? इट्स कॉल्ड कंसीडरेशन, उसको कंसीडरेशन बोला जाएगा, ये कंसीडरेशन है। सेक्शन 2D कंसीडरेशन को डिफाइन करता है। 2D बोलता है कंसीडरेशन 3 प्रकार की हो सकती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। गाइस मैं अब जो आगे आपको वैलिड लीगल रूल्स बताऊंगा कंसीडरेशन के, उसमें मैं फिर से आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कंसीडरेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ, आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में आपको ये डेफिनेशन याद नहीं होती है तो आप इतना लिख देना कि कंसीडरेशन इज नोन एज द क्विड प्रो क्यू, इट सिंपली मीन समथिंग इन रिटर्न, और साथ में एग्जाम्पल लिख देना जो मैंने आपको पहले बताया था, पीछे वीडियो में बताया मैंने आपको एग्जाम्पल। ये अगर आपको याद होती है लिख सकते हो, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज डेफिनेशन है। आपने क्या बोलना है? देन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, लिख दिया, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोमा, फिर पहली बात ये आएगी, ये बात पहले आएगी, हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और दूसरी आएगी डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तीसरी आएगी और प्रोमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। नीचे आप लिखोगे सच एक्ट और अब्सटीनेंस, और प्रोमिस इज कॉल्ड, मत जो एक्ट किया, अब्सटीनेंस किया, कोई प्रोमिस किया, उसे कंसीडरेशन बोला जाएगा कि वो है कंसीडरेशन। आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि कंसीडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकती है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये होगी कंसीडरेशन, ये हो गया कंसीडरेशन का मतलब। तो कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। फ्यूचर की कंसीडरेशन का एग्जांपल दूं आपको मैंने प्रेजेंट का दे दिया, पास्ट का दे दिया, फ्यूचर में जैसे मान लो कोई ए है, वो बी के पास जाता है, बी एक पेंटर है,
वो बी को बोलता है कि मेरी पेंटिंग बना दो। बी बोलता है कि 3 महीने लगेंगे पेंटिंग बनाने के लिए, 3 मंथ, 3 मंथ के बाद बना कर दे दूंगा, 3 मंथ के टाइम पे बना के दे दूंगा। तो ये फ्यूचर कंसीडरेशन है। जो बी है ना वो फ्यूचर में पेंटिंग देगा 3 मंथ के बाद, ये फ्यूचर कंसीडरेशन है, ये फ्यूचर कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन में बात याद रखना, कंसीडरेशन पैसे के रूप में भी हो सकती है, किसी वस्तु के रूप में भी हो सकती है, मूवेबल थिंग्स के रूप में हो सकती है, इमूवेबल थिंग्स के रूप में हो सकती है, कोई भी थिंग्स में कंसीडरेशन हो सकती है। तो ये कंसीडरेशन का मीनिंग हो गया, इंट्रोडक्शन होगी। अब हम पढ़ेंगे इसेंशियल्स क्या है वैलिड कंसीडरेशन के। हाँ जी गाइस, तो अगर मैं लीगल रूल्स की बात करूँ फॉर वैलिड कंसीडरेशन तो मैंने नीचे लिख दिए हैं, हम इनको एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो लीगल रूल है वैलिड कंसीडरेशन का वो है कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसीडरेशन जो मूव होगी वो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए। प्रोमिसर का मतलब क्या होता है? जो बंदा प्रपोजल बनाता है, प्रपोजल बनाने वाला बंदा प्रोमिसर होता है, या ऑफर बनाने वाला बंदा प्रोमिसर होता है। तो मान लो ए ने बी को ऑफर किया, ए ने क्या किया? बी को ऑफर किया कि वो उसको अपनी घड़ी वो 400 रुपये में बेचना चाहता है। ए ने बी को ऑफर किया कि बी मैं तेरे को अपनी घड़ी 400 में बेचना चाहता हूं। तो ए क्या है? वो प्रोमिसर है। क्या है? ए प्रोमिसर है। वो बी क्या है? वो प्रोमिसी है, वो प्रोमिसी है। ए क्या है? वो प्रोमिसर है। तो जो बी इसको 400 रुपये देगा वो इसकी डिजायर पे देगा, वैलिड कंसीडरेशन तभी मानी जाएगी। मतलब कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, अर्थात जो ऑफर बना रहा है उसकी डिजायर पे कंसीडरेशन मूव होनी चाहिए, किसी और पे नहीं। जैसे मान लो कोई ए है वो अपनी घड़ी बेचना चाहता है 400 रुपये में। तो कोई इसका दोस्त सी जाके बोलता है डी को कि तू ए से घड़ी ले ले 400 रुपये की, 400 रुपया ए को दे आ और घड़ी ले ले, ए ने बेचनी है। और डी पहुंच गया ए के पास 400 रुपया लेके, लो 400 रुपया घड़ी दे दो। ए बोलेगा मैं नहीं देता घड़ी, मुझे नहीं देनी है। ए मना कर सकता है क्योंकि जो डी ने कंसीडरेशन मूव की है वो प्रोमिसर की डिजायर पे नहीं की, इसकी डिजायर पे नहीं की, बल्कि इसकी डिजायर पे की, जो थर्ड पर्सन है। तो कंसीडरेशन जो है वो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए। अगर कंसीडरेशन किसी और की डिजायर पे मूव होती है तो वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं मानी जाएगी। इवन दो यही बताना चाहूंगा कि ए को चाहे पर्सनली कोई बेनिफिट ना हो रहा हो, किसी चीज से बेनिफिट ना हो रहा हो, अगर ये कोई काम कर रहा है और ये किसी को कंसीडरेशन मूव करने के लिए बोलता है, इसको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कंसीडरेशन इसी के ही डिजायर पे मूव होनी चाहिए। जैसे मान लो ए है, ए जो है ये बोलता है कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। बी को बोलता है कि मैं तेरे को अपना मोबाइल फ़ोन 10,000 में बेचना चाहता हूँ। बी ने बोला ठीक है मैं ले लूँगा। ए ने बोला मेरे को 10,000 रुपये, तू ऐसा करना 10,000 रुपये तू सी को दे के दिया, सी को जाके दिया। तो बी गया, बी ने सी को 10,000 रुपये दे दिए। तो ए की डिज़ायर पे बी ने कंसिडरेशन मूव करी, सी को दे दी। अब ए को पर्सनली कोई फायदा नहीं हुआ, ए को कोई पैसा नहीं मिला, ए ने मोबाइल फ़ोन दे दिया, पर फायदा किसको हुआ? सी को 10,000 मिले। तो ये भी वैलिड कंसीडरेशन है। बट कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब जो ऑफर बनाने वाला बंदा है उसी की डिजायर पे कंसीडरेशन मूव होनी चाहिए। किसी और की डिजायर पे कंसीडरेशन मूव होगी तो वैलिड कंसीडरेशन नहीं मानी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था। अब बात आती है आगे बात आती है दूसरे इसेंशियल एलिमेंट की, जो है कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। डेफिनेशन जब आप सेक्शन 2D की डेफिनेशन पढ़ते हो वहां दोनों बातें लिखी हैं। तो यहां लिखा है कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, अर्थात ए है कोई, ये बी है, ए ने ऑफर बनाया, ये प्रोमिसर है, ऑफर बनाने वाला बी क्या है? ये प्रोमिसी है। पहले सेंशन में ये बोल दिया कि कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब जो कंसीडरेशन प्रोमिसी देगा वो इसकी डिजायर पे देगा। पहली बात ये है। दूसरी पता क्या है कि जो कंसीडरेशन मूव होगी वो प्रोमिसी भी दे सकता है या फिर एनी अदर थर्ड पर्सन भी दे सकता है। जैसे ए बोलता है कि मैं अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता हूं 5,000 रुपए में। ए बी को बोलता है मैं अपना मोबाइल फोन तेरे को 5,000 में बेचना चाहता हूं। बी बोलता है ठीक है मैं ले लूंगा 5,000 रुपए में। बी बोलता है तेरे को सी पैसे दे देगा आकर। तो जो कंसीडरेशन मूव हुई है वो बी खुद भी 5,000 रुपये दे सकता है, वैलिड कंसीडरेशन मानी जाएगी, या बी के बिहाफ में उसका कोई दोस्त सी भी
5,000 रुपये दे सकता है, ये भी वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कंसिडरेशन मस्ट मे मूव बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई और भी दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। इसमें बड़ा लैंडमार्क केस है चुनैया राम बसी रमैया। इस केस में क्या हुआ था, एक ओल्ड लेडी थी, एक ओल्ड लेडी थी, इसने अपनी डॉटर को बोला, डॉटर को बोला कि मैं तेरे नाम पे सारी जमीन कर दूंगी, तेरे नाम पे सारी जमीन कर दूंगी, पर तुझे मेरे ब्रदर, मैं ओल्ड लेडी के जो ब्रदर है, ओल्ड लेडी का जो ब्रदर है मतलब डॉटर का मामा, इसको हर साल में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, 653 रुपीज़ देने पड़ेंगे हर साल में। ओल्ड लेडी ने अपनी डॉटर को बोला मैं सारी ज़मीन अपनी तेरे नाम पे कर दूंगी, इस शर्त पे करूंगी अगर तू मेरे भाई को हर साल 653 रुपये दूंगी देगी। तो डॉटर ने बोला यस, कोई बात नहीं मम्मी, आप मेरे नाम पे सारी ज़मीन कर दें, मैं आपके भाई को, मेरे मामा को हर साल पैसे दे दूंगी। तो इसने एक आध साल पैसे दिए, बाद में देना बंद कर दिए। तो मामा ने डायरेक्ट इसके अगेंस्ट केस लाया, केस फाइल किया, ये मुझे अब पैसा नहीं दे रही है। तो डॉटर ने ये प्ली ली कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन दोनों तरफ होनी चाहिए। मैं मामा जी को 653 रुपये दे रही हूँ, मामा जी बदले में मुझे क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो नो कंसिडरेशन फ्रॉम मामा साइड, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन है नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल नहीं होता। तो कोर्ट ने बोला कि मामा जो प्रोमिसी था, डॉटर ने किया था प्रोमिस, डॉटर ने किया था प्रोमिस, ये थी प्रोमिसर, मतलब ऑफर बनाने वाली कि यस मैं जो है वो मामा को हर साल पैसे दूंगी, और मामा था प्रोमिसी, मामा था प्रोमिसी, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है तुम मेरे को पैसे दे देना और सारी जमीन तेरे नाम पे मेरी बहन करवा देती है। तो कोर्ट ने बोला द कंसिडरेशन मे मूव आइदर बाय द प्रोमिसी और ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोमिसी आल्सो, कोई एनी अदर पर्सन। तो इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि मामा के बिहाफ में उसकी बहन ने जो प्रॉपर्टी इसके नाम पे करी वो कंसिडरेशन तो थी, तो मामा के बिहाफ में उसकी बहन ने तेरे नाम पे प्रॉपर्टी करी, तेरे को कंसिडरेशन दी तो है। तो कंसिडरेशन जो है वैलिड कंसिडरेशन के लिए ये बोला जाता है कि कंसिडरेशन या तो प्रोमिसी मूव करेगा, प्रोमिसी मतलब मामा मूव करेगा, या प्रोमिसी के बिहाफ में कोई एनी अदर पर्सन कर सकता है, एनी अदर पर्सन मतलब ओल्ड लेडी कर सकती है। तो हुआ क्या, मामा केस जीत गया, मामा का नाम था चुनैया राम और ये जो डॉटर का नाम था रमैया, मामा केस जीत गया। कोर्ट ने बोला वैलिड कंसिडरेशन है, जो ओल्ड लेडी ने तेरे नाम पे जमीन करी ये एक वैलिड कंसिडरेशन है, तेरे को मामा को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कंसिडरेशन में मूव बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो एनी अदर पर्सन को ना ओल्ड लेडी ये कर सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब होता है, पास्ट कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब किसी पास्ट एक्ट के बेस पे कंसिडरेशन दी जाती है उसको बोला जाता है पास्ट कंसिडरेशन। मतलब पास्ट में कोई एक्ट किया किसी ने, उस एक्ट से खुश होकर आप प्रेजेंट में कंसिडरेशन दे रहे हो, वो होती है पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट के किसी एक्ट से खुश होकर कंसिडरेशन देना, जैसे मान लो मेरा कुत्ता, मेरा डॉग घर से गायब हो गया, गुम हो गया, कोई ए है वो मेरे कुत्ते को ढूंढ के मेरे पास लेकर आ गया, और 10-12 दिन के बाद मुझे लगा कि यार मेरे को ए को कुछ पैसा देना चाहिए, कुछ इनाम देना चाहिए, तो मैं ए को बुलाता हूँ और ए को कुछ पैसे दे देता हूँ। तो ये है पास्ट कंसिडरेशन, किसी पास्ट के एक्ट पे खुश होकर मैंने कंसिडरेशन दी। या मेरा मान लो मैं डूब रहा था, मुझे ए ने बचाया, और बचाने के बाद ए ने पास्ट में काम कर दिया, फिर उसके बाद खुश होकर मैं उसको पैसा देता हूँ, कोई पास्ट कंसिडरेशन। या फिर मान लो मेरा बोल्ट गुम हो गया और ए ढूंढ कर लेकर आया मेरे पास, ये तो सर आपका बोल्ट गुम हुआ था, इससे खुश होके पास्ट में से एक्ट किया, मेरा बोल्ट दिया मुझे, इससे खुश होके मैं कोई कंसिडरेशन देने की बात करता हूँ, ये होगी पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि इमीडिएटली कंसिडरेशन होती है, जैसे ए ने बी को 20 रुपये दिए, बी ने इसके बदले में ए को चॉकलेट दे दी, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन है। लेन देन, ए ने बी को 50 रुपये दिए, बी ने बदले में बुक दे दी, कॉपी दे दी, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन है। फ्यूचर, जब फ्यूचर में कोई एक्ट होना हो, जैसे मैं एक ठेकेदार के पास गया
उसको मैंने बोला कि मेरा घर बनाना है, उसने बोला घर बनाने के 3 साल लग जाएंगे। 3 साल के बाद होगा ना घर बनेगा, 3 साल के बाद मेरे को कंसीडरेशन मिलेगी घर के रूप में, तो वो फ्यूचर कंसीडरेशन है। अब आती है बात, चौथा पॉइंट है कंसीडरेशन का इसेंशियल क्या है, वैलिडेशन इसेंशियल क्या है। कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसीडरेशन रियल होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, कोई इल्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब कंसीडरेशन वास्तविक होनी चाहिए, वास्तविक, वो किसी प्रकार का इल्यूजन नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी, इल्यूजन, कोई वहम नहीं होना चाहिए, कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो ए बोलता है बी को कि तू मेरे को 10 लाख रुपए दे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये इल्यूजन है, ऐसा होता नहीं कभी भी। या ए बी को बोलता है कि मैं तेरे मरे हुए बाप को जिंदा कर दूंगा, तेरे बड़े हुए दादा को जिंदा कर दूंगा, तो ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रांति है, ये रियल कंसीडरेशन नहीं है। तो कंसीडरेशन असली होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। जैसे ए ने बोला बी को कि तू मेरे को 10 लाख रुपए दे, मैं तेरे को गाड़ी परचेज कर देता हूँ, ये एक वास्तविक बात है, हो सकता है, पर इल्यूजन वाली कंसीडरेशन नहीं मानी जाती। तो क्या बोला मैंने आपको, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द कंसीडरेशन में क्या लिखोगे आप, टू मेक ए डेड पर्सन अलाइव फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ 10 लाख रुपीज, ये एक इल्यूजन है। टू ब्रिंग अ मून ऑन द अर्थ फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ 1 करोड़ रुपीज, ये भी एक भ्रांति है, झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बात आती है, 5वां पॉइंट आता है आपका, वो बोलता है कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, जो सेक्शन 25 है ना, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 25, वो बोलता है कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसीडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, मतलब पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। कंसीडरेशन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कोई नहीं कि पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो, ऐसी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मुनीस सर ने 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन लिया। मुनीस सर का मोबाइल फ़ोन जो है वो मुकेश सर को अच्छा लगा, मुकेश सर ने मांग लिया कि मुनीस सर मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे दो। मुनीस सर ने बोला कि 10,000 रुपये का लिया है तो मैं कैसे दे दूँ, फ्री में दे नहीं सकता। तो मुकेश सर ने बोला यार मुनीस सर मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, दे दो मुझे, तो क्या हुआ। मुनीस सर ने बोला चलो कोई बात नहीं, तू मेरा भाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दे 500 रुपया, ले ले मोबाइल फ़ोन। तो जो 500 रुपया मुझे मुनीस सर को कंसीडरेशन मिली है ना, ये एक इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है, पर फिर भी वैलिड कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, कंसीडरेशन पर्याप्त हो, एडिक्वेट जरूरी नहीं है, ये इनएडिक्वेट हो सकती है। मुनीस सर जो है वो अपना 10,000 का फ़ोन 500 में दे सकते हैं, इवन 10 लाख की गाड़ी 10,000 में दे सकते हैं, मर्जी है उनकी। पर हाँ, जब भी कंसीडरेशन इनएडिक्वेट होती है तो कोर्ट हमेशा ये चेक करता है कि कहीं कंसीडरेशन में फ्रॉड तो नहीं हुआ है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट में जो एंट्री हुई है दोनों पार्टीज की, फ्रॉड तो नहीं हुआ किसी के साथ, कहीं मुनीस सर के साथ फ्रॉड तो नहीं किया, धोखाधड़ी तो नहीं हुई है, ये कोर्ट चेक पक्का करती है। पर जनरली कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, वो पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। एक बंदा 10 लाख की गाड़ी लेकर 50,000 में बेच सकता है, उसकी मर्जी है, वो वैलिड कंसीडरेशन ही मानी जाएगी। पर हाँ, कोर्ट पक्का देखता है फ्रॉड तो नहीं कहीं पे हुआ है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई है, ये कोर्ट पक्का देखता है, केस को डिसाइड करते रहे। छठा पॉइंट क्या है, कंसीडरेशन मस्ट बी लीगल और लॉफुल। कंसीडरेशन लीगल होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। जो सेक्शन 23 है वो बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि कोई भी कंसीडरेशन अगर अनलॉफुल काम के लिए हो रही है, इलीगल के लिए हो रही है, तो वह कंसीडरेशन वैलिड कंसीडरेशन नहीं मानी जाएगी, इवन एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। जैसे मान लो ए बी को बोलता है कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा, तूने सी का मर्डर करना है। तो ये जो कंसीडरेशन दी जा रही है ये इलीगल कंसीडरेशन है, अनलॉफुल कंसीडरेशन है, तो ये वैलिड कंसीडरेशन नहीं मानी जाएगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। या फिर मान लो ए बोलता है बी को कि मैं तेरी सरकारी जॉब लगवा दूंगा, तू मेरे को 10 लाख रुपए दे, बी ने दे भी दिए, तो ये भी इलीगल कंसीडरेशन है, अनलॉफुल कंसीडरेशन है, ये वैलिड कंसीडरेशन नहीं है। तो कंसीडरेशन वैलिड तभी होगी जब वो लॉफुल हो, लीगल हो। लास्ट पॉइंट क्या था कंसीडरेशन का, इसेंशियल क्या है वैलिड कंसीडरेशन का, कंसीडरेशन में बी एन एक्ट और अब्सटीनेंस। ये मैं आपको पहले बता चुका कि कंसीडरेशन एक एक्ट हो सकता है, एक्ट मतलब किसी को कुछ करने के लिए बोलना, मैंने मुकेश सर को बोला कि मेरी 10 लाख रुपए में गाड़ी ले लो, मुकेश सर ने बोला ठीक है मैं ले लूँगा, उन्होंने मेरे से गाड़ी ले ली, उन्होंने कोई कार्य किया, ये क्या हो गया, कंसीडरेशन हो गया, ये एक्ट हो गया, उन्होंने एक्ट किया।
अब्सटिनेंस का एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ए जो है वो बी को बोलता है मैं तेरे को 10,000 रुपये में दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा अगर तू सिगरेट छोड़ दे, तू अगर सिगरेट पीना छोड़ दे या दारू पीना छोड़ दे। तो बी ने दारू पीना छोड़ दी, तो ये भी कंसीडरेशन है। अब बी ने क्या कंसीडरेशन, अब्सटिनेंस के लिए कंसीडरेशन है कि बी ने कुछ कार्य नहीं किया, दारू नहीं पी, सिगरेट नहीं पिया, तो ये भी एक कंसीडरेशन ही है। तो कंसीडरेशन एक एक्ट के रूप में हो सकती है। मैंने मुकेश सर को बोला मेरा मोबाइल फोन 10,000 रुपये में ले लो, मुकेश सर ने ले लिया, ये उन्होंने एक एक्ट किया, कंसीडरेशन एक्ट के तौर पे हो सकती है। या उन्होंने कंसीडरेशन अब्सटिनेंस के रूप में भी हो सकती है। मैं मुकेश सर को बोलूँ कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया मैंने कि आप सिगरेट नहीं पियोगे, बीड़ी नहीं पियोगे, मैं आपको 10,000 रुपये में दूंगा, उन्होंने नहीं पिया तो उन्होंने अब्सटिनेंस किया, कुछ नहीं किया, तो ये भी कंसीडरेशन होती है। तो ये सारे के सारे वैलिड लीगल रूल्स हैं कंसीडरेशन के। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल लो विद ट्विंस में मैसेज करें, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम वीडियो अपनी अपलोड करते रहते हैं, मतलब लिंक शेयर करते रहते हैं, जो आपको जल्दी वीडियो मिल जाती है। अगर आपके काम की आप देख भी सकते हैं। हमारा अपना ब्लॉगिंग चैनल भी है, ब्लॉग विद ट्विंस के नाम से, इसको प्यार दें, देखें इसको। बहुत सारे ब्लॉग हमने अपनी लाइफ के बनाए हैं, यहाँ पे डाले हैं, प्लीज़ देखें, प्यार दें अपना। हमने अपनी एप्लीकेशन भी डेवलप कर दी है, एप्लीकेशन का नाम है लो विद ट्विंस। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने अपने पेड लेक्चर डाले हुए हैं जो आप परचेज कर सकते हैं, कम रेट में है। इस एप्लीकेशन में हम लोग लेक्चर्स के ऊपर डिस्काउंट देते रहते हैं। जो लेक्चर 1000 का है वो 500 का कर दिया, जो 2000 का है वो उसके डिस्काउंट लगाकर हमने 400 का कर दिया। मर्जी होती है हमारी, उस हिसाब से ऑफर चाहते रहते हैं कोई त्यौहार देखकर, तो आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, इसमें रजिस्टर करें, आप डाउनलोड कर लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंसीडरेशन की क्या एक्सेप्शन है। जो रूल है ना कि कंसीडरेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरी एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट कंसीडरेशन इज वॉइड, इसकी क्या एक्सेप्शंस है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।